मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, एवरेज ड्यू डेट। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ठीक है। पर एग्जाम में अगर आप लास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखोगे, उसमें आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर की जो वेटेज है 4 से 5 नंबर की है। मतलब बहुत ही, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंपल और आसान चैप्टर है और पेपर में आ भी रहा है, तो इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करना। और इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट के ऊपर काम करना है और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या, सभी क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है कि आपको किसी क्वेश्चन में किस तरीके का कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज ड्यू डेट्स। चैप्टर का नाम ही क्या है, एवरेज ड्यू डेट्स। अब एवरेज ड्यू डेट्स किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है जी। देखिए, कहते बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिसीट्स और पेमेंट होती हैं बाय एंड फ्रॉम ए सिंगल पार्टी में अकर एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम साल के दौरान बिजनेस जो करते हैं उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में से एक पार्टी से काफी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप और मेरे बीच में कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और एक ही साल में काफी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है मैं इंडिविजुअली सिर्फ आपसे आपके साथ मैंने एक साल में, ठीक है, ऑन एन एवरेज 20 से 50 ट्रांजैक्शंस करी हैं। तो मैं एक एक पेमेंट को याद रखने की बजाय, भैया आज मैंने गुड्स आपसे परचेज करी, 10 दिन बाद करी, 8 दिन बाद करी, 25 दिन बाद करी, 1.5 महीने बाद करी, फिर अगले 1 हफ्ते बाद करी, तो हमें कहते ये प्रॉब्लम आ सकती है कि भैया की डेट में कब एग्जैक्टली पेमेंट की जाए। एक सिंगल डेट बता दीजिए जिससे क्या है दोनों को नुकसान ना हो, कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी लॉस में ना आ जाए, ठीक है ना। दोनों पार्टी खुश हो जाएं, दोनों पार्टियों को किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। उसी सिचुएशन को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एवरेज ड्यू डेट का निर्माण किया, ठीक है जी। टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व फॉर सच ट्रांजेक्शन, वही अगर आप इस डेट के बाद अगर पेमेंट करते हो सर, सॉरी, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। द आइडिया ऑफ एवरेज ड्यू डेट हैज बीन डेवलप, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल पार्टनर्स इन केस ऑफ फर्म, पार्टनर्स इन केस ऑफ फर्म या फिर सोल प्रोप्राइटर कह सकते हो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को गुड्स जो अमाउंट है विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। अब कहते हैं वहां पर भी हमें फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई इंटरेस्ट कितना बनता है, पर्टिकुलर आप डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने बैठोगे। कहते एक सिंपल तरीका है, बिल्कुल एक सिंगल डेट बताई जाएगी, एक इंडिविजुअल डेट निकाली जाएगी जिसको हम एवरेज ड्यू डेट बोलेंगे, ठीक है। इस इस डेट के बाद अगर आपने पेमेंट करी तो जितने दिन का भी अमाउंट विड्रॉ किया है उसके बाद इंटरेस्ट आपको लग जाएगा, ठीक है जी। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड होगा आपके और हमारे बीच में, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है जी। वेयर ए पर्सन ओइंग सेवरल अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, ठीक है जी, देनदारी है डिफरेंट डेट्स के ऊपर, डिजायर्स टू पे टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम और हर ऑन ए पर्टिकुलर डेट। हम लोग आपस में एग्रीड हैं, भैया यार एक बार बार ये क्या चक्कर पंगा डाल रखा है, कोई एक एवरेज फिक्स डेट बता दो जिसको क्या है हम पेमेंट सेटलमेंट कर सकें, so that neither the debtor nor the creditor stand lose or gain anything by way of interest, ठीक है जी। that date is known as average due date, कि ना ही आपको कोई नुकसान हो ना ही मुझे कोई नुकसान, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल डेट बता दी जाए, एक इंडिविजुअल सिंगल डेट बता दो किस डेट को पेमेंट करनी है, जिस डेट तक पेमेंट करनी है,
उस डेट तक हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आपस में उस सेटलमेंट कर लेंगे कि इस डेट तक पेमेंट करनी है या आपने पैसे लेने हैं या देने हैं, जो भी है, जो भी पार्टी लेनदार है, ये जो भी पार्टी देनदार है आपस में सेटलमेंट कर लेगी और उस डेट तक उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर उस डेट के बाद अगर वो पेमेंट करता है देनदार, ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड होगा आपके और हमारे बीच में, दोनों पार्टियों के मतलब बीच में। कहते एवरेज ड्यू डेट इज वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन। ये है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में वेटेड एवरेज है अमाउंट की वेट के अकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन की सॉरी वेट के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग हम एक डेट, एक सिंगल डेट, एक इंडिविजुअल डेट निकालेंगे, ठीक है जी। वेयर अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज यूज्ड एज वेट। जहां पर जो अमाउंट है 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है तो 10,000 उसका वेट है। अगर वो 10 रुपए की ट्रांजैक्शन है तो उस हिसाब से उसका वेट है, ठीक है ना। A unique feature of this approach is that the party making the payment neither suffers nor lose again anything by this agreement of making the single payment। ठीक है जी। इस सिंगल पेमेंट से ट्रांजैक्शन तो साल में 20-25 हुई, 30-40 हुई, पर एक सिंगल पेमेंट जो हम निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, उस सिंगल पेमेंट से, सिंगल सेटलमेंट से किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही किसी पार्टी को नुकसान होगा, ना ही किसी पार्टी को कुछ अनड्यू बेनिफिट होगा, ठीक है जी। इसलिए ये कहते हैं एवरेज ड्यू डेट इज जनरली यूज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। जो एवरेज ड्यू डेट का जो कॉन्सेप्ट है इन सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि नंबर 1, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग्स के ऊपर। अब पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ी तो बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करके घर ले गए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को विड्रॉ करके, कभी 1,000 रुपये, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 1,000, ठीक है, कभी 10,000, कभी 20,000। तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को वो घर में पैसे लेके जाते गए। उस सिचुएशन में हमें एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है भैया। इसके बाद, उसके बाद जितने भी पीरियड बनेगा, एवरेज ड्यू डेट के बाद जितना भी पीरियड बनेगा अप टू द डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट आपको लग जाएगा, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है, मतलब जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। दूसरा, फॉर सेटलिंग अकाउंट द सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, ठीक है जी। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांसेक्शन हुई है, ठीक है, जो पैसे की लेन देन है, कि एवरेज ड्यू डेट, एक सिंगल ड्यू डेट फाइंड आउट करने की। तीसरा, फॉर सेटलिंग द कॉन्ट्रा अकाउंट्स। कॉन्ट्रा अकाउंट्स मतलब मैंने आपको गुड्स बेची हैं, आपने मेरे को बेची हैं, तो आपस में हमारी ट्रांसेक्शन हुई है, ठीक है। मतलब मैंने आपको सेल करी है, आपने मुझे सेल करी है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग भी क्या है, हम कहते हैं एक सिंगल डेट बताओ, सिंगल पेमेंट बताओ, जिससे क्या है हम लोग एक एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे और एक नेट अमाउंट जो भी बनती है हमारे को उस डेट को पेमेंट करनी है, उस डेट तक पेमेंट करनी है। अगर उसके बाद पेमेंट की जाती है, जो भी नेट अमाउंट होगी, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये की गुड्स बेची, 60 रुपये की गुड्स खरीदी, तो देखा जाए मैंने आपसे 40 रुपये लेने हैं। 100 रुपये की डेटर थे, 60 रुपये के 40 रुपये के क्रेडिटर थे, तो 60 रुपीज़ मैंने आपसे लेने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 20 अगस्त आ गया, 20 अगस्त आ गया एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। आपने पे करी है, पेमेंट कब करी है, 30 सितंबर तक करी है, तो 21 अगस्त से 30 सितंबर तक जितने भी दिन बने उतने दिन का इंटरेस्ट लग जाए, उतने दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा 60 रुपये के ऊपर, क्योंकि आपने डिले कितने की अमाउंट करी है, 60 रुपये की, तो 60 रुपये के ऊपर मैं इंटरेस्ट लेने के लिए हकदार हो गया, ठीक है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना सिंपल सा काम है। और लास्ट है फॉर मेकिंग द लमसम पेमेंट अगेंस्ट वेरियस बिल्स। अब क्या है, अब हम लोग आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट डिफरेंट बिल्स ड्रॉ हुए, अब उसकी हम पेमेंट फाइनली सेटल करने के लिए
बी आर और बीपी को सेटल करने के लिए एक एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भैया इतने के बिल लेने थे, इतनी की पेमेंट देनी थी बिल के अगेंस्ट, नेट पेमेंट इतनी बन रही है और एक डेट ये वाली है, इसके बाद अगर पेमेंट करते हो आप तो जितना भी दिन का डिले होगा उतने दिन का मुझे इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है वो आप कंपनसेट करोगे इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है जी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। ठीक है जी, कहते हैं इन दिस यूनिट वी शुड इलैबोरेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द एवरेज ड्यू डेट। ठीक है जी, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करने वाले हैं कि इस डेट को एक लमसम आप कह सकते हो, एक लमसम डेट बताएंगे हम आपको, हम निकालेंगे। ठीक है, तो उस लमसम डेट को हम लोगों ने क्या करना है, उस लमसम डेट को हमने पेमेंट करनी है, लमसम उस डेट तक पेमेंट करनी है, उसके बाद अगर पेमेंट की जाती है तो फिर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए वन बाय वन हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने पहले कर रखा है, ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ ये तो पहले ही कर रखा होगा, इससे पहले ही कर रखा है आपने बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि जो बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट वाला कॉन्सेप्ट याद होगा। ठीक है जी, और आपको उम्मीद करता हूं ये भी याद होगा कि जब हम ड्यू डेट फाइंड करते थे, ड्यू डेट फाइंड करते थे इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज, इफ बिल ड्रॉन इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे। ठीक है जी, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत ही आसान तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। बस मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाऊंगा ड्यू डेट के, उसमें मैं आपको जरूर रिवाइज करवा दूंगा कि हाँ ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो पहले दो तीन क्वेश्चन हम लोग सिंपल किसके ऊपर करेंगे, जो ड्यू डेट कैसे फाइंड कर, नॉट एवरेज ड्यू डेट, ओनली ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट जब तक पता नहीं होगी तब तक एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाल लोगे। तो बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना। ठीक है ना, जो निकम्मे बच्चे जिनको बिल्कुल भूल गया है बिल ऑफ एक्सचेंज, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रियायत दे दूंगा मैं बीच में। चलिए बच्चों, लो भोलेनाथ का नाम और शुरू करें। कहते बिल 30 सितंबर को ड्रॉ किया। ठीक है जी, बिल 30 सितंबर को ड्रॉ किया 3 महीने के लिए, आफ्टर डेट है ये बिल आफ्टर डेट। ठीक है जी, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में अगर आपको याद है तो क्या फर्क होता था, आफ्टर डेट का मतलब होता है जिस दिन से बिल ड्रॉ हुआ है उसी दिन से जो टेन्योर है बिल का कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है, काउंट होना शुरू हो जाता है। और बिल आफ्टर साइट में जो टेन्योर होता था, काउंट होना कौन सी डेट से शुरू हो जाता था, वो काउंट होना शुरू हो जाता था जिस डेट से बिल एक्सेप्ट किया गया है। रॉय ने जिस दिन से एक्सेप्ट किया है उस दिन से ही बिल की जो कैलकुलेशन है वो शुरू हो जाती है। तो ये तो क्या है, आफ्टर डेट वाला केस है, इसलिए क्या होगा, 30 सितंबर से ही कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो लीजिए यहाँ पर हमने 30 सितंबर को बिल ड्रॉ किया। ठीक है जी, कितने महीने के लिए कैलकुलेट किया, कितने महीने के लिए ड्रॉ किया, ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। ठीक है जी, 3 महीने के लिए ड्रॉ किया। अब आपको पता है जब बिल नंबर ऑफ मंथ्स के लिए ड्रॉ किया जाता है तो जिस दिन को ड्रॉ हुआ है उससे अगले महीने की सेम डेट को ही एक महीना पूरा हो जाता है। 30 सितंबर है तो एक महीना का पूरा हो गया 30/10 को, ये एक महीना पूरा हो गया। अब 30 नवंबर को 2 महीने पूरे हो गए। 30 दिसंबर को 3 महीने पूरे हो गए। ठीक है जी, अब आपको पता है 30 दिसंबर ड्यू डेट बन रही है, बट नहीं ड्यू डेट नहीं बन रही है अभी। अब इसमें हम लोग क्या करते होते हैं, इसमें हम 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे। ठीक है जी, +3 ग्रेस डेज। ठीक है जी,
3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो डेट बनेगी दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट। अब 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, ठीक है जी। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 2 जनवरी, दैट इज ड्यू डेट। ये क्या होगी हमारी? ड्यू डेट हो जाएगी। क्यों ड्यू डेट हो जाएगी? क्योंकि बिल ड्रॉन था नंबर ऑफ मंथ कितने? 3 महीने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो, 3 ग्रेस डेज ऐड होंगे। नंबर तीन, अगर बिल ड्रॉ किया है नंबर ऑफ मंथ के लिए, तो जिस दिन से बिल ड्रॉ किया था उस सेम अगले महीने की सेम डे को 1 महीना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चलते जाएंगे। जैसे ये क्या हुआ, 30/9 से 30/10 तक 1 महीना हो गया, 30/10 से 30/11 2 महीने हो गए, और 30/11 से 30/12 3 महीने हो गए। ठीक है जी, 3 महीने। फिर हमने 3 ग्रेस डेज ऐड किए, तो 2 जनवरी इज द 2 जनवरी इज ड्यू डेट। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में 3 ग्रेस डेज ऐड होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में 3 ग्रेस डेज ऐड होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितना ड्यू डेट हो गया? 2 जनवरी हो गया। ठीक है जी, ये कौन सा था? आफ्टर डेट वाला। अगर आफ्टर साइड होता तो बस होना, फर्क क्या होना था? जिस दिन से एक्सेप्टेंस हुई है बिल की, उस डेट से कैलकुलेशन शुरू हो जाती है ड्यू डेट की। ठीक है जी, सिंपल है। समझ आ गया जी? याद आ गया सर, बिल्कुल याद आ गया। अब चलिए, अब यहाँ पर बिल ड्रॉन हुआ है 31 दिसंबर को, मेड पेबल आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर डेट है ये भी। ठीक है जी, इट फॉल्स ड्यू ऑन द 2 जनवरी। ठीक है जी, अब ये बताया हुआ है सेकंड, सॉरी अपना को छोड़ दीजिए, को छोड़ दीजिए। बिल ड्रॉ हुआ है 2 महीने के लिए, आफ्टर डेट है, कौन सी डेट को? 31 दिसंबर को है। ठीक है जी, 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक 1 महीना हो गया। 31 जनवरी से, अब फरवरी का 31 दिन तो होते नहीं, 28 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 29 हो जाएगा, लास्ट डे तो वही होता है ना। ठीक है ना, 28 फरवरी, ये 2 महीने हो गए। प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 ग्रेस डेज ऐड कर दें। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या हो गई? ड्यू डेट हो गई आपकी 3 मार्च। ठीक है जी, 3 मार्च क्या हो जाएगा अपना? ड्यू डेट हो जाएगा। अब देखिए, हाँ सॉरी, ये जो आंसर था ना, ये जो लाइन थी, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर था। 2 जनवरी, 2 जनवरी क्या थी? ड्यू डेट थी। ठीक है जी, यही आया था अपना ड्यू डेट। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था, बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसको आप को आप कट कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये 3 मार्च क्या हो जाएगी? ड्यू डेट हो जाएगी। करेक्ट है। ये तो था नंबर ऑफ मंथ्स के केस में। अगर मान लीजिए हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं, इफ बिल
ड्रॉन फॉर 60 डेज। अब इसी केस में मान लीजिए 2 महीने की जगह हम 2 महीने को रिप्लेस कर देते हैं 60 दिन के साथ। वही बिल ड्रॉ हुआ है 31 दिसंबर को ही, ठीक है, 31 दिसंबर को बिल ड्रॉ हुआ है हमने 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। तो क्या आंसर होगा हमारा ड्यू डेट का? ड्यू डेट का क्या आंसर होगा? ठीक है जी। अब देखिए 31 दिसंबर को हमने बिल ड्रॉ किया है, 31 दिसंबर को बिल ड्रॉ किया है। जैसे कि आपको पता है जब हम बिल ड्रॉ करते हैं नंबर ऑफ डेज के लिए, जब बिल ड्रॉ करते हैं नंबर ऑफ डेज के लिए, जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उससे अगले दिन से मीटर शुरू हो जाता है ड्यू डेट का। ठीक है जी, मतलब जो कैलकुलेशन हम लोग शुरू करते हैं जिस दिन से बिल ड्रॉ होता है उससे इमीडिएटली नेक्स्ट डे से कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। अब 31 दिसंबर को बिल ड्रॉ हुआ, उसका इमीडिएट नेक्स्ट डे कौन सा है? 1 जनवरी। इसका मतलब क्या है? 31 दिन जनवरी के, नंबर 1। फरवरी में कितने दिन है? 28 है, मान लीजिए लीप ईयर नहीं है, तो 28 फरवरी के, तो ये कितने हो गए? 31 + 28 59 हो गई जी। एक दिन मार्च का, 1 डे मार्च का। ठीक है जी, तो लीजिए तीसरे नंबर पे हम लोगों ने ये ऐड किया, तो ये आपके 60 डेज पूरे हो गए। कौन सी डेट को? 60 डेज कंप्लीटेड ऑन 60 डेज कंप्लीटेड ऑन 1 मार्च। ठीक है जी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें हम लोग प्लस कर देंगे ग्रेस डेज। कितने? 3। 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो 2 3 4, तो 4 मार्च को हमारी क्या हो गई? ड्यू डेट हो गई। 4 मार्च को हमारी क्या हो जाएगी? ड्यू डेट हो जाएगी। करेक्ट है, अगर बिल ड्रॉ किया है नंबर ऑफ डेज के लिए। ठीक है जी। 31 दिसंबर से 31 जनवरी, मतलब 31 दिसंबर को अगर छोड़ दो, एक जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 नंबर 1। नंबर 2 फिर फरवरी का मंथ, उसमें 28 डेज होते हैं। अभी तक कितने डेज हो गए? 59 हो गए। तो एक दिन हमने मार्च का भी ले लिया, नंबर 3। 1 मार्च को 60 दिन पूरे हो गए जितने के लिए हमने बिल ड्रॉ किया था। ठीक है, उसके बाद 3 ग्रेस डेज तो ऐड होने ही है। ठीक है जी, तो ये अपना आ गया एवरेज, सॉरी ड्यू डेट आया ओनली, दिस इज ड्यू डेट 4 मार्च। ठीक है, जब आपको पता लग गया कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ मंथ में भी ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज के केस में भी ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, तो फटाफट इसको सॉल्यूशन को कॉपी कीजिए, देन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं हमारे असली क्वेश्चंस पर। ठीक है जी, जो एक्चुअल क्वेश्चन हमारे हैं ड्यू डेट के, एवरेज ड्यू डेट के। अब देखिए पहला पहला क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं, फर्स्ट केस है जिसमें क्या है, एक पार्टी से
जब हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है जी, एक पार्टी से ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है जी, उस केस में हम लोग जानना चाहते हैं कि एवरेज ड्यू डेट क्या है। हमारा कस्टमर भी जानना चाहता है कि सर एवरेज ड्यू डेट बता दीजिए, एक सिंगल डेट बता दीजिए जिसको क्या है हम पेमेंट सेटलमेंट, जिससे क्या है ना ही आपको नुकसान हो ना ही मुझे नुकसान हो, और मेरे को भी बार बार झंझट में ना पड़ना पड़े। आप बार बार कह रहे हो कि पेमेंट पेमेंट के लिए बार बार याद कर रहे हो कि सर पेमेंट कर देना, सर पेमेंट कर देना, ठीक है जी। अभी पिछली पेमेंट आई होती है, क्लियर हुई होती है, अगले 4-5 दिन में ही आप अगली मांगने लग जाते, ठीक है। तो इस झंझट से आप भी बचो, मैं भी बचूं, ठीक है। सर परेशानी क्यों करनी, आपको भी क्यों परेशानी देनी, मैं भी क्यों परेशान होना, इसलिए अच्छा इसी में रहेगा हम एक ही डेट सेट कर लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द पार्टीज, सेम पार्टी, ठीक है जी। 500 रुपये 2 जुलाई को, और 2 अगस्त को 800 रुपये, और एक ड्यू डेट ये बताई हुई है 11 सितंबर को, कितने 1000 रुपये लेने हैं। सजेस्ट ए डेट ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर द पार्टी, ठीक है जी, बिना कोई नुकसान किए किसी भी पार्टी को, ठीक है जी। बताइए जरा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम ये करेंगे, एक टेबल बनाएंगे किस चीज़ का, एवरेज नंबर ऑफ डेज का, ठीक है जी। तो हम नाम देंगे कंप्यूटेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब देखिए पहला कॉलम हमारा बनेगा अमाउंट का, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा कॉलम बनेगा ड्यू डेट का, ठीक है जी। तीसरा कॉलम बनेगा पीरियड का, चौथा कॉलम बनेगा प्रोडक्ट का, ठीक है जी। अब देखिए नंबर 1 हमने 500 रुपये लेने हैं, नंबर 2 हमें दूसरी ट्रांजैक्शन जो पैसे ड्यू होने हैं वो 800 रुपये हैं, और जो तीसरी पेमेंट लेनी है वो 1000 रुपये की लेनी है। अब ड्यू डेट कब है, पहली जो पेमेंट लेनी है 3 जुलाई को लेनी है, दूसरी पेमेंट जो लेनी है वो 2 अगस्त को लेनी है, तीसरी पेमेंट जो लेनी है वो 11 सितंबर को लेनी है। अब बताइए, अब आप क्या करोगे, एक बंदे से एक पेमेंट 500 रुपये की पेमेंट 3 जुलाई को लेनी है, 800 की पेमेंट 2 अगस्त को लेनी है, 11 सितंबर को 1000 रुपये लेने, हम लोग बार बार पैसे मांगते रहेंगे, तो इससे अच्छा यही रहता है एक डेट फिक्स कर, एक डेट फिक्स कर लो, सिंगल डेट को पेमेंट की जाएगी, ठीक है, और सेटलमेंट हो जाए, ठीक है जी। इससे क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी। अब देखिए पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, अब हमें क्या करना होता है बच्चों, बेस बेस लेना होता है, एक बेस पीरियड लेना होता है। बेस पीरियड क्या है, जो अर्लीस्ट ट्रांजेक्शन उसी को हम बेस ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन कब हुई है, 3 जुलाई को पहली, फिर दूसरी, मतलब ड्यू डेट, पहला ड्यू डेट है 3 जुलाई को है, फिर दूसरा 2 अगस्त को है, तीसरा 11 सितंबर को है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जुलाई को ही बेस ले लेंगे, जो अर्लीस्ट टाइम पीरियड है, अर्लीस्ट डेट है, उसको ही हम लोग बेस देते हैं हमेशा, तो इसको हम बेस ले लेंगे, ठीक है जी। तो मतलब आज से 3 जुलाई से 3 जुलाई तक 0 पीरियड ही हो गया ना, ठीक है, 0 डेज ही हो गए। अब हम नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करेंगे, नेक्स्ट ड्यू डेट की जो कैलकुलेशन करेंगे वो बेस डेट से करेंगे, ठीक है जी। नोट आप लिख सकते हो यहाँ पर, 3 जुलाई टेकन एज बेस डेट,
अब आप कहोगे सर क्या हम लोग कोई और डेट दे सकते हैं? नहीं बच्चों, आपको फर्स्ट जो अर्लीस्ट डे है उसी को ही बेस डेट लेना है। ठीक है जी। नोट लिखने से ये होगा, उनको पता हो जाएगा कि बच्चे को रीज़न बताए कि हम लोग कोई ये स्पेसिफिक रीज़न है कि हमें इसी वजह से लिख रहे हैं हम लोग तभी। ठीक है ना, ये नहीं कि वो रट के आए हैं, समझ समझ के नहीं आए। ठीक है जी। अब 3 जुलाई से 1 अगस्त तक कितने दिन हो गए? अब आपको क्या है, नेक्स्ट ड्यू डेट के लिए पीरियड काउंट करना हो। ठीक है, 3 जुलाई से 2 अगस्त के लिए कितने दिन हो गए? अब 3 जुलाई को छोड़कर जुलाई में देखिए कितने दिन हो गए, 28 दिन हो गए, 28 डेज। और अगस्त में कौन सी दिन है, 2 अगस्त को है। 28 + 2 कितने हो गए, 30 दिन। 28 दिन जुलाई के, 2 दिन अगस्त की, तो टोटल डेज कितने हो गए, 30 दिन हो गए। ठीक है जी। कैसे कैलकुलेट करना है, 3 जुलाई से 2 अगस्त, 3 जुलाई को छोड़ देंगे, 28 दिन बाकी बचे। जुलाई 31 का महीना होता है ना, 31 डेज होते हैं जुलाई में। ठीक है, तो 28 दिन जुलाई के, 2 दिन अगस्त के। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, 2 अगस्त से 11 सितंबर, सॉरी, 3 जुलाई से 11 सितंबर की कैलकुलेशन करनी है। बेस डेट कौन सी थी, 3 जुलाई। ठीक है जी। ठीक है जी। 28 दिन जुलाई के हो गए, 31 दिन अगस्त के हो गए, 11 दिन सितंबर के हो गए। ठीक है, तो ये बनता है 28 + 31 + 11, 70 डेज बनते हैं। ठीक है जी। ये तो आ गया पीरियड, नंबर ऑफ डेज आ गए, इतने दिन बाद डेट बन रही है। ठीक है जी, बेस डेट से इतना पीरियड आप लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, ये आपका पीरियड का कॉलम हो गया जी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, अमाउंट, अमाउंट का मान लीजिए इसको कॉलम नंबर 1 दे दीजिए, ड्यू डेट को 2 नंबर कॉलम दे दीजिए, पीरियड को कॉलम नंबर 3 दे दीजिए, और प्रोडक्ट को कॉलम नंबर हम क्या करेंगे, 4 दे देंगे। 4 में क्या करना है, 4 = क्या आएगा, 1 × 3। ठीक है जी, 1 × 3 करेंगे हम, टेबल 1 × 3 करेंगे। ठीक है जी, ठीक। अब देखिए, 500 × 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 800 × 30 करेंगे, अभी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सम है, इसलिए मैं एक एक चीज़ लिख के कर रहा हूँ। ठीक है जी, फिर थोड़ी सी स्पीड कर देंगे हम लोग। 800 × 30 होता है 24,000। ठीक है जी। और 1,000 × 70 कितना होता है जी, 70,000 ही होता है सर। ठीक है जी, तो ये बनता है आपका 70 और 24, 94, 94,000। और अमाउंट कितनी है जी, अमाउंट आपकी टोटल बनती है 1,000 और 18, 800, 1,800, 1,800 और 500, 2,300। ठीक है जी, 2,300। ये क्या आ गया, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है जी, या फिर आप लिख सकते हो सम ऑफ प्रोडक्ट। साइंस को कुछ नहीं देना चाहते। सम ऑफ प्रोडक्ट 94,000। ठीक है जी, सम ऑफ अमाउंट 2,300। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपको क्या करना, नेक्स्ट आपको निकालना है एवरेज ड्यू डेज, ड्यू डेट नहीं, ड्यू पीरियड, या फिर ड्यू पीरियड लिख लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी, वेटेड एवरेज डेज भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, वेटेड एवरेज डेज, वेटेड एवरेज डेज, जो आपको अच्छा लगे। अब वो कैसे निकालने हैं, उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है, सम ऑफ प्रोडक्ट है हमारा 94,000।
सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 94,000 और सम ऑफ अमाउंट कितना है 2300, 2300। तो लीजिए ये अपना आ गया वेटेड एवरेज डेज। ठीक है जी, 94,000 डिवाइड बाई 2300, तो ये बनता है 40.878695 ऐसे समथिंग है। तो हम लोग क्या कर देंगे 87 कर देंगे। ठीक है जी, तो हम लोग क्या लेंगे अप्रॉक्स 41 डेज। ठीक है जी, 41 डेज ले लें, करेक्ट है। ये आ गया जी वेटेड एवरेज ड्यू पीरियड। अब इसके बाद वेटेड एवरेज, सॉरी एवरेज ड्यू डेट, जो हमारा डेस्टिनेशन है, हमें जो हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट क्या है, हमने क्या बेस, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुई है 3 जुलाई को। ठीक है जी, पहली ड्यू डेट कब थी 3 जुलाई को। अब हम क्या करेंगे 3 जुलाई से 3 जुलाई प्लस क्या करेंगे वेटेड एवरेज डेज, कितने 41 दिन, 41 डेज। ठीक है जी, 41 डेज। तो देखिए जुलाई में कितने हैं, 3 जुलाई से अगर चलें आगे 28 दिन ऐड करेंगे तो 31 जुलाई को पहुंच गए। उसके बाद 28 दिन लिया, अभी तक हमने 41 डेज थे हमारे, उसमें से 28 जुलाई में कवर हो गए, बचे कितने 13 दिन। 13 दिन, तो 13 दिन प्लस कर देंगे 13 डेज, किसके अगस्त के, 13 दिन अगस्त के। तो ये अपना आ जाएगा 13 ऑफ अगस्त। तो हम क्या बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट कितनी है जी, एवरेज ड्यू डेट 13 अगस्त है। 13 अगस्त वो डेट है जब क्या है पेमेंट सेटलमेंट होगी। ठीक है जी, उसके बाद अगर इसके बाद आप पेमेंट करते हो, जितनी भी पेमेंट करी हुई है, ठीक है जी, जितना भी पीरियड है 11 सितंबर तक, तो क्या हो जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है जी, तो ये बच्चों हमारी फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करी। और एवरेज ड्यू डेट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें टेबल जो बनाना है वो किस चीज़ का बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है जी, उसमें क्या करना है आपको 4 कॉलम सिंपल सिंपल बनाने हैं, अमाउंट, ड्यू डेट, पीरियड, देन प्रोडक्ट। ठीक है जी, फिर सेकंड स्टेप जो हमारा होगा, ये हमारा हो गया स्टेप 1। ठीक है जी, स्टेप 1 हो गया। उसके बाद हमें स्टेप 2 में क्या करना है, एवरेज ड्यू पीरियड। ठीक है जी, देन फिर तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करनी। ये 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट सॉल्यूशन को कॉपी करेंगे, देन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे। फटाफट जल्दी जल्दी विद इन ए मिनट खत्म करना है हमने।
चलिए बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू बाय ड्यू टू द एक्स एंड वाई। ठीक है जी, ये अमाउंट ड्यू है किसको, टू द एक्स बाय वाई। ठीक है जी, और वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ, वाई जो पे करना चाहता है 18 मार्च को पे करना चाहता है या फिर 14 जुलाई को पे करना चाहता है। ठीक है जी, पहला केस है, मतलब दो केस हैं। पहले आप इसको छोड़ दीजिए, सिंपल कैलकुलेट करिए क्या, ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। ठीक है जी, अगला काम बाद में सोचेंगे। ठीक है, मैं आपको के बाद फाइंड आउट करने के बाद बताऊंगा। ठीक है जी, अब देखिए हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, नंबर एक, जो हमारा मेन काम है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फटाफट हमें क्या करने हैं, 3 स्टेप निकालने। ठीक है जी, पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप था सर इस चीज का, पहला स्टेप था सर सम ऑफ प्रोडक्ट का, कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, 4 कॉलम बनाते थे। ठीक है जी, पहला कॉलम अमाउंट का जी, दूसरा कॉलम ड्यू डेट का, तीसरा कॉलम पीरियड का, और चौथा कॉलम प्रोडक्ट का। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहला कॉलम है अमाउंट, फिर है जी ड्यू डेट। ठीक है जी, तो सबसे पहले अमाउंट कितनी है, 500 रुपये। पहली अमाउंट 500 की है, दूसरी अमाउंट 1000 रुपये की है, दूसरी 3000 की और तीसरी 4000। ठीक है जी, तो चलिए अब चलते हैं ड्यू डेट के ऊपर। ड्यू डेट पहली कब है, 10 जनवरी को, दूसरी कब है 26 जनवरी को, तीसरी कब है 23 मार्च को, चौथी कब है 18 अगस्त को। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा थोड़ा सा, या फिर आप यहीं पर ही सही का सेट कर सकते हो डेट को, और नीचे नोट में लिख सकते हो। वो कैसे, सर देखिए 10 जनवरी वाली ड्यू डेट तो ठीक है, कोई दिक्कत। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ये तो सबको पता है जी, बताने में नहीं लिखा होता तब भी इतनी तो हमें अकल है ही, ये समझ है ही है। 26 जनवरी को पेमेंट कैसे हो सकती है, 26 जनवरी को तो बैंक बंद होगा, बिजनेस कुछ बंद होंगे जी। ठीक है जी, तो हॉलीडे को, जो पब्लिक हॉलीडे है, आपको पता है जब ड्यू डेट आ जाती है तो उस केस में क्या होता है, एक दिन पहले ड्यू डेट होती है, एक दिन पहले, जब पब्लिक हॉलीडे होती है। जब कोई सडन हॉलीडे होती है देन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे 26 जनवरी से जो पिछला दिन 25 जनवरी था, वही ड्यू डेट है, वही वर्किंग डे था, और 25 जनवरी क्या है, ड्यू डेट है। अब एक और डेट में पंगा है, 18 अगस्त। 18 अगस्त को कुछ नहीं होता, 15 अगस्त को होता है जी, इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस डे वाले दिन तो छुट्टी होती है। ठीक है, 15 अगस्त पर, यहाँ पे तो 15 अगस्त की बात नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है 18 अगस्त की। 18 अगस्त को तो कुछ होता नहीं। ठीक है जी, कोई बच्चा कहता है कि मेरा बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन आपकी छुट्टी नहीं होती, आप छुट्टी करते हो, ठीक है, पर और कोई सरकारी छुट्टी कुछ नहीं होती। ठीक है जी, अब देखिए 18 अगस्त, 18 अगस्त को संडे था, अब संडे भी क्या है, पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, नॉन वर्किंग डे है, तो इसलिए क्या होगा, एक दिन पहले की ड्यू डेट बनती, मतलब 17 अगस्त। यहाँ पर भी 18 की जगह पे 17 अगस्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप स्टार डाल सकते हो, जैसे आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट की बुक्स में भी, मटेरियल में भी क्या होता है, जहाँ पर कोई पॉइंट होता है वहाँ पर वो स्टार डाल देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर एक स्टार डाल दो, यहाँ पर 2 स्टार डाल दो। ठीक है जी, तो यही चीज़ नीचे लिख दो जी,
26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, इसलिए क्या है, लास्ट वर्किंग डे को ही ड्यू डेट होगी। ठीक है जी। और 18 अगस्त को संडे है, वो भी क्या है, हॉलीडे वाला दिन है, तो इसलिए पिछला दिन वर्किंग डे ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, अब चलते हैं आगे, अगला काम। अब यहाँ पर आपको पता है, जो पहली ट्रांजैक्शन, पहली ड्यू डेट होती है, ट्रांजैक्शन नहीं ड्यू डेट, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड अपना बेस वो ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं, बेस डेट। ठीक है। अब 10 जनवरी से 10 जनवरी के लिए तो 0 दिन हो गए। अब अगला जो कैलकुलेशन हमें करना है 10 जनवरी के नेक्स्ट दिन थे, मतलब 11 जनवरी से 25 जनवरी। 11 से 25 जनवरी कितने दिन होते हैं, सिर्फ 15 दिन होते हैं। 15 दिन ये हो गए जी। अब अगली ट्रांजेक्शन में 23 मार्च है, सॉरी, यहाँ पे ना मैंने गलती से जनवरी लिख दिया, तो 23 मार्च है। 10 जनवरी, 26 जनवरी, 23 मार्च, 18 अगस्त। ठीक है, सही हो गया। अब उसके बाद देखिए, 10 जनवरी के बाद कौन सी है नेक्स्ट, 25 जनवरी के बाद कौन सी ड्यू डेट है, 23 मार्च। तो देखा जाए जनवरी के कितने दिन हो गए, यहाँ पर जनवरी के 10 के बाद कितने दिन बचते हैं, 21 दिन बचते हैं। 21 दिन जनवरी के, फरवरी के 28 दिन, और मार्च के 23 दिन। तो ये बच्चों टोटल बनते हैं 21 + 28 + 23, दैट इज 72 डेज। ठीक है जी। अब अगला 10 जनवरी से आप लोग काउंट करोगे 17 अगस्त तक। ठीक है जी, 17 अगस्त तक। तो जनवरी में कितने थे, जनवरी में आपके 21 दिन थे, फरवरी में 28 दिन थे, मार्च में 31 दिन थे। ठीक है जी। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 17, क्योंकि 17 अगस्त को है, +17, तो ये बनते हैं 219 दिन। ठीक है जी, 219 दिन, 219 डेज बनते हैं। ठीक है जी। कौन सी डेट से लेकर, 10 जनवरी से 17 अगस्त तक कैलकुलेट कर लीजिए, 219 दिन बन जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। आपको बताया था 1 × 4 हो जाएगा, 3 सॉरी, तो 500 × 0 कितना हो जाएगा, 0। 1000 × 15 करोगे तो ये हो जाएगा 15,000। 72 × 3000 करोगे, 72 × 3000, ये होता है 2,16,000। और 4,000 × 219 करोगे, ये होता है 8,76,000। तो लीजिए, ये आ गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, 8,76,000 + 2,16,000 + 15,000, तो ये बनता है 11,07,000। ठीक है जी। और सम ऑफ अमाउंट कितना है, 500 + 1,000 + 3,000 + 4,000, दैट इज 8,500। ठीक है जी। तो ये हो गया सम ऑफ अमाउंट 8,500। डन है जी। ये आपका हो गया स्टेप 1। इसमें हम लोगों ने क्या कंप्यूटेशन करी, कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, ठीक है सर, बिल्कुल। अब चलते हैं बच्चों स्टेप 2 पर। ठीक है जी, स्टेप 2 में हमें क्या करना था, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट 11,07,000 डिवाइड बाई 8,500। ठीक है जी। सम ऑफ अमाउंट 11,07,000 डिवाइड बाई 8,500, तो ये दिन बनते हैं 132.235, मतलब 24 कर देंगे। ठीक है जी। तो इस केस में यहाँ पर हम अप्रॉक्स 131 डेज ही ले लेंगे, क्योंकि 130 दिन से ज़्यादा है ना, तो अप्रॉक्स ले लेंगे 131 डेज। ठीक है जी, 131 डेज करेक्ट है जी। अब 131 डेज कौन सी डेट से काउंट होंगे, 10 जनवरी से। ठीक है जी। तो ड्यू डेट अपनी बनती है
10 जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कितने दिन, 10 जनवरी में हम लोग प्लस कर देंगे 131 डेज। ठीक है जी। तो जनवरी के कितने दिन बनते हैं जी, जनवरी के बनते हैं जी 21 दिन। ये जनवरी के हो गए जी, पेन चेंज कर देते हैं। फरवरी के कितने हैं जी, 28 दिन। मार्च के कितने हैं जी, 31 दिन। अप्रैल के कितने हैं जी, 30 दिन। ठीक है जी, तो काउंट कर लेते हैं कितने दिन हो चुके हैं, 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, ये हो चुके हैं 110 दिन हो चुके हैं। हमें चाहिए कितने, 131, 110 में 21 दिन ऐड कर देंगे, और 21 दिन ऐड कर देंगे किसके, मई के। ठीक है जी, 21 दिन मई के ऐड कर देंगे, तो एवरेज ड्यू डेट बनती है हमारी 21 मई। एवरेज ड्यू डेट बनती है 21 मई, 21। ठीक है जी, 21 मई एवरेज ड्यू डेट बनती है। पहला हमने सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला, और सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट कितना 8500, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 11,07,000, को डिवाइड किया तो 131 डेज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डेज आ गए। वेटेड एवरेज डेज के बाद हमने स्टेप 3 निकाला, ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट। ठीक है जी, नॉट ड्यू डेट, दैट इज एवरेज ड्यू डेट कितनी है, वो है 21 मई। ठीक है जी, क्योंकि हमने क्या किया, बेस जो ड्यू डेट थी उसमें हमने 131 डेज, जो हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डेज आई उसको हमने ऐड ऑन किया, तो वो बन गया 21 मई। ठीक है जी। अब पहले हम लोग फटाफट इस सॉल्यूशन को कॉपी करेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ नहीं समझ आएगी, फिर हम अगला काम तो बहुत आसान है, बहुत छोटा सा बेसिक सा काम है। ठीक है जी, तो फटाफट सेकंड पॉइंट करने से पहले फर्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन जो है, विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, 1 से 1.5 मिनट का आपको टाइम दूंगा, उसके अंदर आपको ये सॉल्यूशन कॉपी करना है, जल्दी जल्दी क्रॉस चेक करना है अगर आपने कर लिया है तो। चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 क्या था जी हमारा, पॉइंट नंबर 2 ये था, मैंने आपको पढ़ने ही नहीं दिया उस टाइम तो, है ना। कारण यही था कि आपको पहले एक चीज़ तो समझ आनी चाहिए, दूसरी चीज़ में हम घुसेंगे बाद में। अब वहां पे वो क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। एवरेज ड्यू डेट आपने फाइंड आउट कर ली, एवरेज ड्यू डेट सर बिल्कुल फाइंड आउट कर ली, 21 मई है। एवरेज ड्यू डेट हमने फाइंड करी 21 मई। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो बंदा वाई को, वाई जो है एक्स को पेमेंट करना चाहता है, अगर वो 18 मार्च को पेमेंट कर दे तो क्या होगा। देखिए जो ड्यू डेट थी
ड्यू डेट थी वो कब थी? 21 मई। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, बेहतर रह जाए। 21 मई ड्यू डेट थी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर ये क्या है, दैट इज, शॉर्ट लिख देते हैं एडीडी, एवरेज ड्यू डेट। एडीडी क्या है? 21 मई है, एवरेज ड्यू डेट 21 मई। पर वाई जो है एक्स को पे करने को तैयार है या पे कर रहा है अगर 18 मार्च को, तो क्या होगा? ले फिर तो मजा आ गया जी। एक्स को तो खुश हो गया। कहते खुश होने वाली बात नहीं है। अब देख सर, मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं। कहते कोई बात नहीं, पहले ही पैसे दे दिए तो वही इतने पैसे कम दे दे फिर। ठीक है ना। अब 18 मार्च को अगर उसने पेमेंट कर दी है, आप लोग पहले सोच ही रहे होगे यार, अब पेमेंट तो बाद में हमने पे करी, कोई जैसे एक बिल था, ये ड्यू हो रहा था कब? 17 अगस्त को, 23 मार्च को, अलग अलग डेट को ड्यू हो रहा है, तो हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना। डेट तो हमने कैलकुलेट कर ली कि भैया ट्रांजेक्शन इस डेट को ही, एवरेज ड्यू डेट 21 मई आ गया। अब पेमेंट जो है वो कब करी, कब करनी है या कब करनी चाहिए? कहते कोई बात नहीं, जब आप चाहते हो तब करी जाओ। अगर एवरेज ड्यू डेट से पहले कर दी तो पैसे, ब्याज जो भी प्रोपोर्शनेट बनता है वो आपको माफ हो जाएगा, मतलब पैसे आपको मिल जाएंगे ब्याज के। अगर आपने लेट किया है तो अमाउंट जो पे करनी पड़ेगी टुगेदर विद इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। नुकसान नहीं किसी को होना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखिए, अगर वो पेमेंट कर देता है 18 मार्च को, फिर तो भैया 18 मार्च से 21 मई के बीच में जितना भी दिन बनता है, जितना भी टाइम पीरियड बनता है, उतने दिन का ब्याज रिबेट आपको मिल जाएगा, कह सकते हो रिबेट मिल जाएगा। वो कैसे? अब देखिए 18 मार्च से 21 मई, अब मार्च के महीने में कितने दिन बचते हैं? 18 मार्च ही था ना? यस। अगर वो 18 मार्च को पेमेंट कर देता है तो मार्च के कितने दिन हो गए? 18 के बाद कितने दिन बचते हैं? 13। 13 दिन मार्च के हो गए। अप्रैल के कितने हैं? 30 दिन। प्लस मई के कितने हैं? 21 मई ड्यू डेट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कितने दिन पहले पेमेंट कर दी? 13 + 30 + 21, ये बनता है जी 64 डेज। 64 दिन का उसे रिबेट मिल जाएगा। 64 डेज का रिबेट मिल जाएगा। अब कितना, कैसे निकालना है रिबेट? अब देखिए अमाउंट कितनी थी, अमाउंट है 8500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है? 8%। 8500 के ऊपर ये अब आपकी आ गई रिबेट कैलकुलेशन। 8500 के ऊपर 8%, कितने दिन का? 64 डेज का। कितना बनता है जी? 8500 इंटू 8% इंटू 64 डिवाइड बाई 365। 119 रुपये 23 पैसे, 119 रुपीज 23 पैसा, इतने रुपए की रिबेट हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर वो पेमेंट कर रहा है तो नेट पेमेंट कितने की करेगा देखा जाए वो? 8500 माइनस 119 रुपीज 23 पैसा, तो ये बनता है आपका 8380.77। ठीक है जी, क्योंकि 8500 में से 119 रुपये 23 पैसे की तो रिबेट ही मिल गई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस में। अगर वो पेमेंट करता है कब? 14 जुलाई को, फिर क्या होगा? अब ब्याज देना। अब वो पेमेंट कब कर रहा है? 14 जुलाई को पेमेंट कर रहा है।
भैया कोई दिक्कत नहीं है, 21 मई से 14 जुलाई के लिए दिन गिन लो, 21 मई से 14 जुलाई के लिए दिन गिन लो। तो कोई बात नहीं जी, लो जी गिन लेते हैं। मई के कितने दिन है, मई के कितने हैं, मई में 31 दिन होते हैं, तो 10 दिन मई के हो गए, जून के 30 होते हैं, और जुलाई में 14 डेज लेट करिए पेमेंट, तो प्लस कर देंगे 14 डेज जुलाई के। तो टोटल दिन कितने हो गए, 30 + 10 40, 40 और 14 54 डेज। तो 54 डेज का उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अलग से, ठीक है जी। 54 डेज का अमाउंट तो वही रहेगी, अमाउंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो इंटरेस्ट कितना बन गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग किसके ऊपर, 8500 के ऊपर। कितना परसेंट इंटरेस्ट है जी, सर 8% है। कितने दिन के लिए ब्याज लगेगा, सर 54 डेज के लगेगा। सर नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर कितने होते हैं, सर इसमें कोई पूछने वाली बात है, ये कुछ बताया तो है नहीं, हम नॉन लीप ईयर ही मानेंगे, बिल्कुल सही। 8500 का 8% हो जाएगा जी, इंटू हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 365। तो लीजिए सर, ये 100 रुपये 60 पैसे ब्याज बनता है, 100 रुपीज़ 60 पैसा, 100 रुपीज़ 60 पैसा। तो सर टोटल पेमेंट लास्ट बार बता दीजिए, इस केस में भी कितनी देनी पड़ेगी। बच्चों को इसमें मंत्र थोड़ी ना पढ़ना है, टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितने का था, प्रिंसिपल सर 8500 का था। और बच्चों हमने इंटरेस्ट कितना अभी कैलकुलेट किया, सर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 100 रुपये 60 पैसे। तो 8500 + 100 कितना हो गया, सर 8600 हो गया, और साथ में 60 पैसे भी जरूर देने हैं जी। तो लीजिए 8660 रुपीज़ की नेट पेमेंट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमने फुल फ्लैज, अगर आपको भगवान करे लॉटरी लग जाए, पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो क्या क्या आपको निकालने को पूछ सकते हैं। एवरेज ड्यू डेट नंबर 1, नंबर 2 इंटरेस्ट पूछ सकते हैं आप लोगों, इंटरेस्ट इस पेमेंट में कितनी होगी, अगर ये डेट को पेमेंट करें तो कितना होगा। करने की कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक आधी आपसे कैलकुलेशन, कोई एक आधा दिन आपने गलत कैलकुलेट कर लिया, ऊपर नीचे हो गया, तो आप पर अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करिए, ठीक है जी। एक एक दिन एक एक पॉइंट स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि आपने गलती से क्या किया, मान लो ये दिन डेज की जो कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक हो गई, तो आपका मान लीजिए ड्यू डेट कितना आ गया, जैसे कि 21 मई हमारा आ रहा था, 21 मई मान लीजिए सही आ रहा है, पर 18 मार्च और 21 मई मतलब 18 मार्च और 21 मई के पीरियड की जब कैलकुलेशन करी, तो 64 की जगह 63 डेज या 65 डेज आपने ले लिया, ठीक है। तो आपका सम गलत हो जाएगा, पूरे नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा इतने से पॉइंट के एक नंबर ही कटेगा, आधा नंबर ही कटेगा। बट कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरा 100% जब सही होगा ना, तो 10/10 मिलने में भी देर नहीं लगती, ठीक है ना। काटने का मौका थोड़ा नहीं देना है हमने उसको, मार्क्स चेकर को मार्क्स काटने का मौका नहीं देना हम लोगों ने, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्यूशन को कॉपी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला भी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।